उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से खबर है जहां पर आज 2 जिलों में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की सीएम घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है। सचिवालय में हो रही बैठक में कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। आज शाम 4 बजे त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक भी होगी। हालांकि कैबिनेट के बाद आज प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी। आपको यहां पर बता दें कि 1 मार्च से विधानसभा का गैरसैंण में बजट सत्र होना है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की सचिवालय में आज बैठक चल रही है इस वक्त और इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद हैं। 2 जिलों की समीक्षा वहां पर हो रही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई जिलों की समीक्षा कर चुके हैं। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, लगातार समीक्षा का दौर जारी है और आज भी 2 जिलों की मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। क्या निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल अनुभव, पिछले 4 साल में जितनी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई सभी डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर स्टेट की तरफ से, उनकी मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं कि उनकी घोषणाओं में आखिर अभी तक कितना कितना काम हुआ है यहाँ पर। तो आज चमोली और माफ कीजिए नैनीताल और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो योजना है उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि उनमें अब तक कितना कितना काम है। वो विधानसभाओं के कुछ विधायक भी इस बैठक में मौजूद है और सेक्रेटरीज मौजूद है और मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जल्द से जल्द सारी घोषणाओं का काम कंप्लीट किया जाए। वहीं विधायकों की तरफ से अगर कहीं पर कोई समस्या है कि कहीं पर कोई सी घोषणा पर अगर काम नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री उसका भी आज संज्ञान लेंगे और बैठक में इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि घोषणाएं जल्द से जल्द कंप्लीट हो। अनुपम, दीपांकर, क्या माना जाए, मुख्यमंत्री विपक्ष को चुनाव के लिए कोई भी मौका देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कैबिनेट की बैठक, फिर बजट सत्र और लगातार समीक्षा का दौर चल रहा है। ये सब तैयारी 2022 के मिशन को लेकर? बिल्कुल अनुपम, से कुछ देर पहले हमारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हो या फिर संगठन हो, दोनों की कोशिश यही है कि 60 सीटें बीजेपी 2022 में जीत कर आए। ऐसे में चाहे विधानसभाओं में सरकार की तरफ से काम हो या फिर विधायकों की तरफ से विधानसभाओं में काम हो या फिर बीजेपी संगठन का विधानसभा क्षेत्रों में काम हो, इस हर लिहाज से बीजेपी अपनी फील्डिंग टाइट करना चाहती है। और मुख्यमंत्री की जो पूरे बैठक है या जो पूरी कोशिश है ये साल 2022 के चुनाव को लेकर ही देखा जाए। अनुभव, दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी दिन भर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात हरिद्वार कुंभ की। इस बार सिर्फ 30 दिन का होगा ये कुंभ। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि कुंभ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। वहीं बड़े स्नान के दिन कोई ट्रेन नहीं आएगी, साथ ही नई बसों को चलाने की परमिशन लेनी होगी। वहीं कुंभ की अवधि पर संतों की राय अलग अलग है। एक तरफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा है कि संतों को बिना विश्वास में लिए बगैर समय तय करना गलत है। वहीं महामंत्री महंत हरिगिरी का कहना है कि जो फैसला राज्य और केंद्र सरकार ने लिया है और जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उसी के हिसाब से आयोजन होना चाहिए। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरिद्वार कुंभ लगेगा। कुंभ की अवधि को लेकर संतों में 2 फाड़ हो गए हैं। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पुलकित, अब प्रशासन के अपने तर्क हैं लेकिन संतों में 2 फाड़ हो गए हैं। अब समस्या का हल कैसे निकलेगा? देखिए, बिल्कुल हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए आधिकारिक तौर पर जो घोषणा होनी थी, नोटिफिकेशन होना था, उसके लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब कल ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 1 महीने की अवधि का जो कुंभ मेला है वो आयोजित होगा। तो उसके बाद संतों की और जो अखाड़ा परिषद जो कि संतों की सर्वोच्च संस्था है उसकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उसमें सबसे बड़ी बात देखने के लिए आ रही है कि संतों अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी और जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं महंत हरिगिरी, दोनों के बयान में काफी विरोधाभास देखने के लिए मिल रहा है। दोनों के बयान कुंभ की अवधि को लेकर में काफी मतभेद नजर आ रहे हैं। जहां महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि सरकार को जो है संतों को और अखाड़ा परिषद को पूरी विश्वास में लेकर ही ये निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले लेकिन दोनों को बिठा करके कोई बातचीत की कोशिश की जा रही है, हल निकालने की कोई कवायद की गई है? देखिए, इससे पहले भी कई बार अखाड़ा परिषद की कई चरण की बैठक हो चुकी है। इसमें अभी तक जो महामंत्री हरिगिरी जी का कहना है, उनका कहना है कि हमने ये सब की सहमति से ही सरकार को ये सहमति दी है। और इसमें क्योंकि कोरोना का दौर इस वक्त चल रहा है और हाईकोर्ट की ओर से भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, तो लोगों के हित में और समाज के हित में ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं चमोली आपदा से जुड़ी बड़ी खबर की। 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से अब तक 58 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं।
वहीं तपोवन टनल से अब तक 11 शव बरामद हुए हैं। 58 शवों में से 30 लोगों की शिनाख्त हो गई है। तपोवन टनल से भी लगातार मलबा निकालने का काम जारी है। हालांकि मंगलवार को टनल में पानी आने की वजह से मलबा निकालने का काम रोका गया था और पानी को पंप से निकालने के बाद फिर से मलबा निकालने का काम जारी है और देर रात से फिर तपोवन टनल से मलबा निकाला जा रहा है। तो अब तक 58 शव बरामद किए गए। टनल से फिर यहां पर मलबा निकाला जा रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पानी आने के चलते कल वहां पर काम को रोका गया था। पंप से पानी निकालकर फिर काम को शुरू किया गया है। अब तक टनल से 11 शव बरामद हुए हैं। 58 शवों में से 30 लोग। रैनी विलेज में जो हमारी टीमें काम कर रही हैं वहाँ पर भी सर्च का काम जारी है। एक छोटा एरिया वहाँ बच गया है जिसको भी फिलहाल सर्च किया जाना बाकी है। जेसीबी वहाँ काम कर रहा है और साथ में हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो मैनुअल सर्च भी वहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ नदी के एरिया में धौली गंगा से लगभग आगे 14 किलोमीटर तक का एरिया मैनुअल सर्च किया जा चुका है टीम द्वारा। अभी विष्णु प्रयाग से नीचे धौली गंगा के साथ साथ नदी के साथ साथ रिवर बेड के साथ साथ डेड बॉडी सर्चिंग का कार्य जारी है। इसके अलावा विष्णु प्रयाग से अपस्ट्रीम जो अलकनंदा रिवर आ रही है, एक बैकफ्लो उसमें भी आया था पानी का। जब कभी एक नदी में पानी ज़्यादा आता है तो दूसरी जो उसकी ब्रांच रिवर है उसमें पानी बैकफ्लो मारता है, तो उस बैकफ्लो लगभग 400, 500, 700 मीटर तक पीछे पानी गया था। वो एरिया को भी थॉरो सर्च एनडीआरएफ टीम द्वारा किया जा चुका है। जी हाँ, अभी एक सूचना मिली थी ग्राम प्रधान से। ये कौन सा गांव है, गौरीकुंड गांव जो है, वहाँ पर एक मंदिर है, उसके नीचे का जो एरिया है वहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो काफ़ी तादाद में घूम रहे हैं। ये कुदरत का एक इंडिकेशन, एक नेचुरल इंडिकेशन होता है कि जब बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है तो वहाँ पर जो बड़ी हरी मक्खी होती हैं वो या फिर स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो वहाँ पर घूमना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारे पास हमारी टीम में सर्च डॉग्स होते हैं, कैनाइन सर्च जो हमारा स्क्वाड है, लेकिन वो मानव गंध को सूंघते हैं, जो जीवित व्यक्ति होता है उसकी गंध को सूंघते हैं। तो ये अब हम इस नेचुरल इंडिकेशंस पे भी नेचर के इंडिकेशंस पे भी काम करेंगे कि देखते हैं अगर वो कुत्ते एक साथ, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, एक साथ काफ़ी भारी तादाद में घूम रहे हैं तो वहाँ काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं कि वहाँ कोई डेड बॉडी हो। तो इसलिए एक सर्च टीम भेजी जा रही है वहाँ पर उसका पता लगाने के लिए कि वहाँ क्या हो सकता है। धन्यवाद। से 11 शव बरामद हुए हैं। तपोवन चमोली, आपको बता दें कि 58 शवों में से 30 की शिनाख्त यहां पर हो गई है। इस तरीके से आपदा आई उसके बाद से लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है। टनल से फिर यहां पर मलबा निकाला जा रहा है। पानी आने के चलते कल इस काम को वहां पर रोका गया था, लेकिन एक बार फिर यह काम वहां पर शुरू हो गया है। अब तक 11 शव वहां से निकले हैं और जिनमें से कुल 58 शवों में से 30 लोगों की शिनाख्त अब तक हो चुकी है। न्यूज़ 18 लगातार चमोली आपदा से जुड़ी हर कवरेज आपको दिखा रहा है। अब तक 58 शव वहां से बरामद हुए हैं। पानी आने के चलते कल रेस्क्यू का काम वहां पर रोका गया था। पंप लगा रखा है, पानी को बाहर कर दे रहे हैं। जैसे ही मड मिलता है तो फिर हम मशीनें भेज करके मलबा उसको बाहर लेके आ जाएंगे। अभी तक कोई बॉडी वगैरह आज की तो कोई अभी तक रात से अब तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है। प्रभात हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सुनील के पास सीधे चलते हैं। सुनील, बताइए किस तरीके से इस वक्त वहां पर काम चल रहा है? कल काम को बंद किया गया था, आज की तस्वीर क्या है? देखिए अनुपम, कल जब टनल में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, मलबा हटाने का काम चल रहा था, तो इस बीच पानी आने लगा। तो पानी के चलते कुछ देर तक सर्च ऑपरेशन रोका गया था। पंप लगाकर कोशिश की गई कि पानी को निकाला जाए और देर रात करीब 10 बजे के आसपास एक बार फिर से टनल के अंदर जो मलबा था उसको निकालने का काम शुरू हुआ और अभी भी लगातार जारी है। जो आज का रोड मैप है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन का, ये वो बैरा साइट है अनुपम, जहाँ पर करीब 125 लोग इस मलबे की चपेट में आ गए थे। आप ये देख सकते हैं कि बैराज की ये वही दीवार है जिसमें एक वीडियो हमारे दर्शकों ने देखा होगा, जिसमें से लोग पानी के साथ बहते हुए देखे गए थे। तो यहाँ अभी भी हजारों घन मीटर मलबा अनुपम जमा है, सलस यहाँ पर जमा है। तो
ठीक आप अगर बैराज की अंतिम छोर पर देखेंगे, ये टनल से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पर पंप डालकर सलस को निकाला जा रहा है। और कोशिश ये है कि इस मलबे को, जो लूज मलबा है, उसको पंप के थ्रू पहले बाहर निकाल लिया जाए और उसके बाद जो ठोस मग है उसको जेसीबी मशीनों के जरिए फिर उसमें सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा सके। ये बैराज की दूसरी छोर है धौलीगंगा की, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में ये मशीनें यहां पर काम कर रही हैं और कोशिश ये है कि इस मलबे को यहां से डोज करने के बाद यहां पर सड़क बनाई जाए और फिर इस सड़क के जरिए जो ये बैराज है उसमें उतरा जाए, क्योंकि बैराज में करीब 20 से 25 मीटर के आसपास मलबा है। उस मलबे को हटाना अपने आप में एक चुनौती है और उसी के लिए पिछले 2 से 3 दिन से ये सड़क बनाने का यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं, पोकलैंड मशीन लगी हुई हैं, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द रास्ता तैयार किया जाए। जो नदी का बहाव है, धौलीगंगा का बहाव यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है, वो मेन स्ट्रीम नदी में बह रहा बिल्कुल है। सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चमोली आपदा में प्रभावित लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी हफ्ते उत्तराखंड आ सकते हैं। राहुल गांधी प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और उनका दर्द केंद्र सरकार के साथ साझा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के मुताबिक राहुल गांधी को पहले आना था, लेकिन वीआईपी मूवमेंट की वजह से राहत और बचाव कार्य में असर न पड़े, इसे देखते हुए राहुल गांधी ने अपना दौरा कुछ दिन के लिए टाल दिया था। राहुल जी के आने का मकसद यही है कि भारत की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और वो दल के प्रमुख नेता हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीज़ों की वो जानकारी प्राप्त करें। और पार्लियामेंट भी चल रही है और पार्लियामेंट में उनके जो सुझाव हैं वो बताएं या प्रधानमंत्री से बात करके उन्हें सुझाव। टिहरी लेक फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लेक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। सीएम त्रिवेंद्र ने इस दौरान कयाकिंग कैनोइंग के कार रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर आर्मी द्वारा हेलीकॉप्टर से स्काई डाइविंग की गई। सीएम ने कहा कि हम आपदा से भी लड़ेंगे और टिहरी महोत्सव के लिए दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को भी निराश नहीं करेंगे। देखिए, असमंजस था, लेकिन हमने ये निर्णय किया कि हम आपदा से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए थे उनको सबको निरस्त करके और सादगीपूर्ण तरीके से टिहरी लेक महोत्सव मनाया जाए। टिहरी लेक फेस्टिवल में वाटर एडवेंचर, स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी के बीच पहाड़ी गांव आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस गांव में पहाड़ी संस्कृति के साथ ही पहाड़ में खेती, पशुपालन और पहाड़ी घरों को दिखाया गया है, जिससे पर्यटकों को पहाड़ में रहने, खाने, खेती और संस्कृति के बारे में जानकारी दी जा रही है। कृषि विभाग की ओर से बनाए गए इस पहाड़ी गांव में महिलाएं पहाड़ी परिवेश में खेती करते और खाना बनाते हुए दिख रही हैं। नोडल अधिकारी जेपी तिवारी का कहना है कि पहाड़ी गांव बनाने का मकसद एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना है। धान की फसलें, सब्जी की फसलें, जड़ी बूटी की फसलें, फिर मछली पालन, इसी तरह से भेड़ बकरी पालन, मुर्गा पालन, जो नई नई किस्में हैं वो सारी किस्मों को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और न केवल वो कृषि से भी अपनी आजीविका चलाएगा, बल्कि हमने एक लो कॉस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी है, जिसको बेम्बो हाउस बोलते हैं। ये मात्र 70,000 रुपये में ये मकान बन रहा है। मिट्टी के घर बनाए हैं, तो हमारा जैसे पहाड़ों में काफ़ी ट्रैकिंग करके जाना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो हमने इसमें सिर्फ हमारा जो मिट्टी तो हर जगह अवेलेबल है, तो हमने 1 मीटर नीचे गए हैं, उसका थोड़ा सा अंडरग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। जितना उससे मिट्टी निकला है उससे हमने सारा घर बनाया है उसमें। तो इसको हम लोग पूरा कंफर्ट के साथ में, जैसे खासकर पहाड़ों में हमारा ये होता है कि थर्मल कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे टूरिस्ट आएंगे तो सर्दियों में भी, बर्फ़ में भी वो आराम से। नैनीताल में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। हमने शहर के एसटीपी की कई बार आपको खबर दिखाई। एसटीपी नहीं होने से स्कूल, होटल और कई संस्थानों पर बंदी की तलवार लटक रही है। अब हमारी खबर का असर ये हुआ है कि नैनीताल के लिए 108 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और 3 साल में ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार होगा। इसके बाद पानी को साफ कर नदी में छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि एनजीटी ने मार्च तक एसटीपी लगाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक मामला ठंडे बस्ते में था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। एकीकृत शहरी विकास परियोजना के अंतर्गत 108 करोड़ रुपए की धनराशि इसकी स्वीकृत कराई है और इसके टेंडर्स भी लग चुके हैं और आने वाले समय में संपूर्ण शहर के लिए ये एसटीपी का प्रोजेक्ट है, जिसमें सीवर लाइन भी बिछनी है। चारधाम सड़क परियोजना पर सुनवाई है आज। आपको बता दें कि दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सड़क की चौड़ाई को लेकर यह याचिका है। पर्यावरणविदों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। सड़क की चौड़ाई 10 मीटर करने का समर्थन मंत्रालय की
उच्च स्तरीय समिति ने समर्थन किया है। समिति के 26 में से 21 सदस्यों का समर्थन है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ब्रेक के बाद अल्मोड़ा जिले के कोसी नदी को बचाने के लिए 2017 से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब उद्यान विभाग ने 2 वन पंचायतों को पहले चरण में फलदार वृक्षों से विकसित कर रहा है। विभाग घनेली और उड़ियारी वन पंचायतों में 1000 आड़ू और 1000 खूबानी के पेड़ लगा रहा है। इसके लिए इस वर्ष घनेरी और उड़ियारी वन पंचायत में 1000 आड़ू और 1000 खुमानी के पौधे लगाए जा रहे हैं। इंडियन आइडल के मंच पर धूम मचा रहे चंपावत के पवनदीप राजन को वोट। देहरादून में ट्रैफिक पुलिस यातायात पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रख रही है। इसके लिए देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत लगे 171 कैमरों का इस्तेमाल कर मॉनिटरिंग कर रही है और ट्रैफिक पुलिस किसी भी इलाके में गलत पार्किंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान करने की तैयारी में है। इसके लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में 6 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। ये अभी कुंभ में जो ड्यूटियाँ गई हुई हैं ट्रैफिक की, उससे भी थोड़ा सा एक असर पड़ा है शहर के ट्रैफिक पर। स्मार्ट सिटी के काम भी हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठा पाएँ उसी क्रम में जो है कई सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं पूरे सिटी में, और साथ ही साथ उसमें जो क्रेन्स वगैरह हैं उनको भी हम यूज़ कर रहे हैं। कोटद्वार में दिसंबर के महीने में आयोजित हुई थल सेना भर्ती रैली के पास हुए युवाओं को रिटर्न टेस्ट के एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो चुके हैं। सेना की ओर से गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर लैंसडाउन में 28 फरवरी को रिटेन एग्जाम कराए जाएंगे। सेना भर्ती रैली में गढ़वाल के 7 जिलों से आए 40,000 युवाओं ने हिस्सा लिया था। दौड़ और फिजिकल टेस्ट क्लियर कर 6,800 युवा ही मेडिकल टेस्ट तक पहुंचे हैं। मेडिकल टेस्ट में पास हुए युवाओं की 28 फरवरी को लिखित परीक्षा होगी। 1,164 युवाओं ने एक 1600 मीटर की रेस में भाग लिया, जिसमें से 6,804 कैंडिडेट्स रेस में पास हुए हैं। जो फिजिकल टेस्ट होता है कैंडिडेट्स का, उसमें 6,773 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, और जो मेडिकल टेस्ट अभी कैंडिडेट्स का अंडर प्रोग्रेस है।